दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है इस पीडीएसटी क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आप लोग के लिए क्या हैं क्लास 10th का एक केमिस्ट्री का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। यहाँ से हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है और साथ ही कुछ रिएक्शन को लिया है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो भैया वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोग चाहते हो केमिस्ट्री में अच्छा से अच्छा स्कोर करना तो वीडियो को फुल वॉच करना और जितना भी हम इसको बता रहे हैं इसमें जो क्वेश्चन आपको अपने नोट्स में उतारते चलना है। तो भैया देखो इसमें जो होने वाला है एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और साथ ही आपके सामने देख सकते हो कि एक गेस पेपर के तौर पे जो आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आने के चांसेस हैं, हमने केवल उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। जैसा कि अभी ये दूसरा पार्ट था आपका, तो दूसरे पार्ट से हमने उठा लिया कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीएच मान किसे कहते हैं। हर साल लगातार पूछने वाला क्वेश्चन है पीएच मान। पीएच मान के बाद एक और मजेदार क्वेश्चन उदासीनीकरण अपक्रिया। उदासीनीकरण अपक्रिया के बाद एक देखो जहाँ से हम बताते थे व्यंजक चूर्ण के निर्माण की विधि उपयोग और लिखिए, ठीक है। यानी व्यंजक चूर्ण और खाने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन तीनों क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन रहने वाला है। यानी जो आप यहाँ देख रहे हो कि सामने आपको लिखा है व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस और खाने का सोडा, इसमें से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो भी 6 नंबर के लिए। तो इसमें से आपको एक 6 नंबर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करना और आपका अपना 6 नंबर बना के रखना है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इसके बाद हमने लिया है आपका केवल रासायनिक समीकरण देना है। तो ये जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा था 6 नंबर में, तो चाहे तो ये आपका इसमें से देगा, 3 गैस में से चाहे ये देगा और चाहे ये जो हमने समीकरण लिया नीचे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। तो चाहे रासायनिक समीकरण चाहे गैस, अगर आप लोग रासायनिक समीकरण करते हो तो उससे भी अच्छी वाली बात है कि आपके समय भी बचेगा और साथ ही आप लोग 1-2 मिनट के अंदर यानी 5 मिनट के अंदर आप लोग रासायनिक समीकरण को दे दोगे। यानी 6 हैं तो 6 क्वेश्चन 6 नंबर का आसानी से आपको मिल जाएगा। तो आपका बस एक लाइन का होता है तो ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है और थोड़े पेज में आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। यानी नंबर भी क्लियर और आसानी से आप इसको कर भी लोगे। तो चाहे आपको क्या करना है, चाहे आपको ये देखो ऊपर तीनों दिखाना है, व्यंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस या खाने का सोडा, इसमें से एक देखने को मिलेगा 6 नंबर के लिए। और चाहे तो ये आपका देख सकते हो केवल रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल मेहनत और लगन से लगना है और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। तो आइए आपका वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं भैया। देखो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका होने वाला है पीएच मान। तो पीएच मान होता क्या है, तो पीएच मान आप लोग देख सकते हो 2018, 16, 2014, 11 और 6, यानी इतना साल पूछने वाला क्वेश्चन। तो 4 से 5, 5 से 6 साल क्या पता इस साल भी आने के चांसेस बन रहे थे उसके। तो मेरे भाई किसी न किसी सेट में पीएच मान देखने को मिलने वाला है, तो इसलिए क्या पता आपके सेट में आ जाए। तो इसलिए आपको इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो देखो आपका स्टार्ट कर लेते हैं जिसे इसमें हमने उठाया है पीएच मान। तो पीएच मान होता क्या है, सबसे पहले उसको समझो, इसकी परिभाषा होती क्या है। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। जैसे ही आप लोग 1-2 बार परिभाषा पढ़ोगे आपकी परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो ये परिभाषा बता सकते हो, या हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम मान को पीएच मान कह सकते हो। तो चाहे ये परिभाषा, चाहे जो हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन के ऋण लॉगरिथम मान को पीएच मान कह सकते हो, ये बता सकते हो। और ये बताने के बाद देखो आपका ये फार्मूला बनता है पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, ये है आपका बेस 10 और एच प्लस, ये आपका है पीएच मान का फार्मूला। अब इसको देखो इस फॉर्म में लिख सकते हो, अगर ये माइनस हटाओगे तो ये जो आपका है ऊपर वो चलाएगा नीचे। तो चाहे आप पीएच मान को इस फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये ऊपर वाला है, चाहे आप लोग पीएच मान को नीचे वाले फॉर्म में, दोनों में से आप किसी भी फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हो, चाहे ऊपर वाला दिखाओ चाहे नीचे वाला दिखाओ, ठीक है। दोनों आपका क्वेश्चन जो जाएगा सही हो जाएगा। तो चाहे ऊपर वाला दिखाओ चाहे नीचे वाला। देखो अब इसमें से ये पीएच मान की परिभाषा हो जाएगी और ये पीएच मान का फार्मूला। अब पीएच मान के फार्मूले के बाद आपको कुछ क्वेश्चन यानी पीएच मान से जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनते हैं उसको भी क्लियर करना है कि पीएच मान से ऑप्शनल क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो देखो पीएच मान से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, देखो कि क्या आपका ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। तो देखो जैसा कि आपका देख सकते हो यहाँ पर पहला दिया है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ये ऑप्शनल में पूछ सकता है कि आपको शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। तो भैया शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत साल पूछने वाला क्वेश्चन है। तो इसको क्या करना है आपको अपने नोट्स में उतार लेना है कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 2 के, मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर धातु का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अगर मुंह की जो आपके अंदर की मुंह है उसका अगर मान जो है 5.5, यानी अगर उसका जो पीएच मान है, ये भैया पीएच मान अगर 5.5 से कम है तो आपके दांतों का क्षय नहीं, आपके दांत क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे।
ठीक है। तो इसलिए आपका जो मुंह के अंदर का जो पीएच मान होना चाहिए वो आपका 5.5 से ज़्यादा रहना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो प्रॉब्लम आपके दांतों को आएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। ये 2 क्वेश्चन और एक तीसरा, यानी 3 क्वेश्चन में से आपका देखो 1 या 2 ऑप्शनल आपको देखने को मिलने वाले, क्योंकि पीएच मान से आपका ऑप्शनल रहने वाला है, तो इसको आपको क्लियर करते चलना है। ठीक है, अब देखो हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान हमारे उदर में उपस्थित है, उदर मतलब जानते हो हमारे पेट होता है में उपस्थित एचसीएल अम्ल के पाचन में सहायक होता है। यानी एचसीएल का पूरा नाम होता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, उसके पाचन में जो होता है कौन सहायता करता है, पीएच मान। तो अगर पूछ देगा भैया कि हमारे उदर में उपस्थित हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल के पाचन में कौन सहायता करता है, तो सबसे क्या बताओगे, पीएच मान। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारे उदर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो क्या बता सकते हो, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बहुत से प्रकार के ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकते हैं और इसी को आपको घुमा के पूछेगा। अगर ये भी पूछ सकता है कि मुंह के अंदर का पीएच मान कितना कम नहीं होना चाहिए, तो आप लोग बताओगे 5.5 से कम नहीं होना चाहिए। और पूछ सकता है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आप लोग बता सकते हो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। 7 बोले तो उदासीन होता है। ठीक है, आप लोग बताओगे कि अगर पीएच मान 7 है, 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होता है, 7 है तो उदासीन, और 7 से कम है तो अम्लीय। तो इसको याद रखना। ठीक है, अब देखो भैया, अब यहाँ पर आ जाएगा पीएच के बाद एक और यहाँ से रिलेशन आपको याद रखना है कि पीएच तथा पीओएच में संबंध होता क्या है। यहाँ से जो है आपका ऑप्शनल क्वेश्चन देखने को बनता है, तो मेरे भाई इसको मिस मत करना। देखो होता क्या है कि पीएच और पीओएच में संबंध, इसके पहले हम बता दें कि अगर आप लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, तो एक भी टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, और उस सब टॉपिक के लिए हमने एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया आप लोग के लिए। आप लोग वीडियो को पूरा वॉच किए ताकि आप लोग क्या हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ। देखो दोस्तों, अब होता क्या है कि पीएच एवं पीओएच में संबंध होता क्या है, तो रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, तो ये आपका देखो चाहे इस फॉर्म में आपका दे देगा, ये हो जाएगा पी ओ एच इक्वल टू माइनस लॉग 10 की पावर ओ एच माइनस, यानी जहाँ आपका एच प्लस था वहीं पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ओ एच माइनस। यानी सेम रिलेशन रहने वाला है कि पी ओ एच और पी एच में संबंध क्या होता है कि ये देखो पी ओ एच इक्वल टू लॉग 10, और लॉग 10 मतलब इसको बेस पढ़ते हैं तो लॉग ओ एच और बेस कितना है 10, ये आपका फार्मूला होने वाला है। और एक पूछा जाता है आपका यहाँ से अगर इस रूप में दे देगा तो एच प्लस और गुणे ओ एच इक्वल टू आपका क्या होता है, तो बता देना 1 गुणे 10 घाते माइनस 14। यहाँ पर बोल सकता है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न बना के कि हाइड्रोजन अंडरसाइड और हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण की वैल्यू कितनी होती है, दोनों का गुणनफल कितने बराबर होता है, तो बता देना कि 1 गुणे 10 घाते माइनस 14 के बराबर होता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण और ओ एच माइनस आयन सांद्रण के जो गुणनफल की वैल्यू आती है वो कितनी होती है, 1 गुणे 10 घाते माइनस 14। अगर पूछ दिया जाए पी ओ एच और पी ओ एच में संबंध क्या होता है, तो ये आपको ऊपर दिखा देना, जहाँ एच प्लस था वहाँ क्या कर देना, ओ एच माइनस। ठीक है, तो मेरे भाई सब आप लोग को सब कुछ मिला जुला के बस मेहनत से पढ़ते रहना है। एक बात हम बता दें दोस्तों, आपको करना क्या है, बस हर मतलब जितना टॉपिक हो सके आप लोग क्लियर कर लेना। दिसंबर के अंदर आप लोग को सभी सब्जेक्ट को आपको समाप्त कर लेना है। अगर आप लोग दिसंबर के अंदर आप लोग सभी सब्जेक्ट को समाप्त कर लेते हो तो आप लोग के पास 1 महीने बचेगा, और उसके अंदर आप लोग रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन इज़ द बेस्ट की आप सक्सेस। अगर आप लोग चाहते हो कि बोर्ड एग्जाम में सक्सेस पाना, तो आप लोग को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करते हो तो आप लोग मेरी गारंटी कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग रिवीजन करते हो, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना आपका क्या हो जाएगा, क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम बता दें दोस्तों एक बात कि हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, ये जीत तुम्हारी है, बस अपने सपनों को अपनी निगाहों में रखो। तो मेरे भाई अपने सपनों को अपनी निगाहों में रख के फिर पढ़ाई करो, ताकि आप लोग एक दिन यूपी बोर्ड एग्जाम में टॉप करके दिखाओ। ठीक है, बस उसी को ध्यान में रखते हुए भैया हमने इस वीडियो को आपको लेके आया है कि थोड़े मेरे जितने भी दोस्त इस प्यारे वीडियो को देख रहे हैं उनका कम ही समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है, और उनको एग्जाम में कोई परेशानी ना देखने को मिले। अब देखो भैया, इसके बाद आती है, आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन आपका आता है, तो ये आपका क्लियर हुआ। अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, उदासीनीकरण अपक्रिया। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपका। देख सकते हो 2016, 2012, 2011 का क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 3 साल आपका पूछा गया था। तो ये आपका जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती क्या है, तो बहुत आसान है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो ऊपर हमने लिखा है उदासीनीकरण अपक्रिया। तो उदासीनीकरण अपक्रिया होती क्या है उसको समझना ध्यान से, जहाँ आपने 1-2 बार परिभाषा पढ़ा आपको बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब किसी अम्ल तथा क्षार को मिलाया जाता है, तो एक अम्ल को ले लो, एक क्षार को मिलाया जाता है, तो इनकी परस्पर क्रिया, जब इनकी क्रिया होगी तो लवण एवं जल का निर्माण होता है, यही उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, एच प्लस तथा ओ एच आयन मिलकर जल और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, एच प्लस और ओ एच आयन मिलकर किस करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। क्या होता है,
सिंपल वे में समझ सकते हो कि अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो जब इनकी क्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा, उसी को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। ठीक है। अब उदासीनीकरण अपक्रिया का आपको एग्जाम्पल देना है तो एक लवण को ले लो, सॉरी एक अम्ल को ले लो, एक क्षार को ले लो, दोनों को मिला दो तो आपके दो बनेंगे, एक लवण और एक जल। इसी को क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया। तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये सब कि उदासीनीकरण अपक्रिया होती क्या है। तो देखो भैया ध्यान से, HCl यानी ये अम्ल हो गया, NOH ये क्षार हो गया, फिर क्रिया कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड एक लवण तथा क्या बनता है, जल। तो यहाँ से ये आपका जो है एक क्या मतलब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड इसका नाम होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का जो नाम होता है वो क्या होता है, एक अम्ल होता है जो हमारे उदर में पाया था, अभी हमने बताया था ना। और इसके और देखो हाँ, इसकी पाचन में कौन सहायता करता है, तो हमने बताया था एक पीएच जो होता है इसके मान में क्या करता है, यानी पाचन में सहायता करता है, तो इसको याद रखना। अब देखो ये आपका अम्ल हो गया, ये आपका क्या हो गया, क्षार। तो जब अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो आपका क्या बनेगा, लवण तथा जल। यही होता है उदासीनीकरण अपक्रिया। यानी जब एक अम्ल तो मतलब जब अम्ल और क्षार को मिलाते हो तो उनकी क्रिया के द्वारा लवण और जल बनता है, इसी अपक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आपका, आप खुद देख सकते हो अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है। ये दो क्लियर हुआ। अब तीसरा आता है विरंजक चूड़। यानी देखो ये जो तीनों क्वेश्चन लिए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। अगर आपने अभी तक कुछ मिस किया है और ये आपका जो है इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपके 6 नंबर बनने वाले हैं। तो भैया आप लोग खुद समझ सकते हो कि 6 नंबर कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग अगर 6 नंबर मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को फुल वॉच करना। ठीक है, वीडियो में बताया गया हर एक स्टेप को अपने नोट्स में उतारते चलना, ताकि क्या हो कि एग्जाम के टाइम आप लोग इसको आसानी से बिल्कुल कर सको। ठीक है। अब देखो विरंजक चूड़ की निर्माण की विधि और उपयोग लिखी है। तो सबसे पहले आप लोग जान लो कि विरंजक चूड़ होता क्या है। तो विरंजक चूड़ देखो, आप सबसे पहले विरंजक चूड़ का नाम क्या होता है भैया। अब रासायनिक नाम पूछ सकता है कि विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम बताओ। यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, जैसे विरंजक चूड़ हो गया, अब विरंजक चूड़ का भैया आप लोग ऑप्शनल नाम बताओ। तो विरंजक चूड़ का जो ऑप्शनल नाम होता है कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, या तो एक ये पूछ सकता है। अगर ई नहीं दिया तो क्या करोगे, दूसरा क्लोराइड ऑफ लाइम ये भी कह सकते हो, या तीसरा क्लोरीनेट लाइम। यानी तीन में से किसी भी नाम को बता सकते हो। विरंजक चूड़ के 3 नाम, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। विरंजक चूड़ के कितने नाम, 3 नाम, कौन कौन से, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड और क्लोराइड ऑफ लाइम या क्लोरीनेट ऑफ लाइम। यानी 3 में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि भैया विरंजक चूड़ का रासायनिक नाम, या ये दे देगा कि क्लोराइड ऑफ लाइम किसका नाम है, तो क्या बताओगे, विरंजक चूड़ का। या क्लोरीनेट लाइम किसका नाम है, विरंजक चूड़ का। या विरंजक चूड़ का तुम लोग रासायनिक नाम बताओ, तो या ऑप्शनल में जो दिया रहेगा उसी हिसाब से आप लोग मार देना। तो इसको आप लोग बहुत आसानी से इसको क्लियर कर लेना। ठीक है। अब देखो अणुसूत्र इसका क्या होता है, तो अणुसूत्र वाली बात आती है तो विरंजक चूड़ का अणुसूत्र होता है CaOCl2, और अणुभार जब निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 127। अब ये भी पूछ सकता है कि भैया विरंजक चूड़ का अणुसूत्र बताओ, तो अणुसूत्र मतलब उसका जो फार्मूला होता है, तो ये आपका हो गया फार्मूला, और अणुभार मतलब उसका भार कितना होता है, तो 127। ठीक है, ये हो गया अणुभार, ये हो गया क्या आपका विरंजक चूड़ का अणुसूत्र। तो इसको भी स्टार कर लेना, क्योंकि ये भी आपका ऑप्शनल में बन सकता है। अगर ऑप्शनल में देगा विरंजक चूड़ का भैया अणुभार बताओ, तो क्या बताओगे 137, और विरंजक चूड़ का अणुसूत्र बताओ तो क्या बताओगे CaOCl2। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार करते चलना है। अब भैया देखो बात आती है निर्माण की विधि। अब निर्माण कैसे करते हैं विरंजक चूड़ को, तो बहुत आसान है। जब शुष्क बुझे हुए चूने को क्लोरीन की क्रिया द्वारा कराया जाता है, यानी जब शुष्क बुझे हुए चूने की अपक्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो आपका व्यंजक चूड़ बन जाता है। ये हो गई व्यंजक चूड़ बनाने की प्रयोगशाला विधि। यानी जब शुष्क, ये आपका बुझे चूने का फार्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, और जब इसी पे आप क्लोरीन गैस को प्रभावित कर देंगे तो आपका बन जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है व्यंजक चूड़, और साथ ही आपका क्या निकल जाएगा, जल। यानी जब बुझे हुए चूने की अपक्रिया क्लोरीन गैस से कराते हैं तो आपका बनता है व्यंजक चूड़। ये होगा इसके निर्माण की विधि, हम कैसे व्यंजक चूड़ को निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको एक बार फिर से आप लोग दोहरा लेना। आइए इसका आगे देख लेते हैं इसका। अब ये तो हो गई बनाने की विधि। बनाने की विधि एक ही देना, ज़्यादा ज़्यादा कुछ और नहीं करना, एक दे देना। अब देखो भैया बनाने की विधि के बाद आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले नंबर 1 उसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम के बाद अणुसूत्र अणुभार, उसके बाद प्रयोगशाला विधि, फिर जो नंबर आएगा भौतिक गुण का। तो भौतिक गुण होता क्या है पहले उसको समझ लीजिए। तो भौतिक गुण में यानी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है आपकी, ये हल्के पीले रंग का चूड़ होता है। अब इसका जली विलयन दूधिया होता है, इसमें से क्लोरीन की गंध आती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका बन सकता है कि भैया ये बताओ कि विरंजक चूड़ का जो जली विलयन होता है कैसा होता है। तो विरंजक चूड़ का जली विलयन कैसा होता है, दूधिया होता है।
और पूछ सकता है कि ये कैसे किस रंग का होता है, तो ये बता दोगे हल्के पीले रंग का चूड़ होता है। अब ये पूछ सकता है कि विरंजक चूड़ से किस गैस की गंध आती है, तो क्लोरीन गैस की गंध आती है। तो यानी ये जो आपका है फिजिकल प्रॉपर्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो भैया इसको भी मिस मत करना, ठीक है। सब यानी जितने ही हम क्वेश्चन को बता रहे हैं यहाँ से आपका ऑप्शनल बन सकता है, और ऑप्शनल आपने सही कर लिया तो आपको केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। मेरी ये गारंटी है कि आपने जिस सब्जेक्ट का ऑप्शनल अच्छा किया है आपको उसमें अच्छा स्कोर आने से कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो पढ़े हो उसको क्लियर करते चलो, कि क्या पता जो पढ़ रहे हो उसी में से ऑप्शनल बना दे, तो क्या करोगे। तो इसलिए जो पढ़ रहे हो उसमें से ऑप्शनल को क्या बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसको क्लियर करते चलते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण में एक दो दिखा देते हैं, बाकी ज़्यादा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप गर्म जल से क्रिया, आप जब ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका, यानी जो आप व्यंजक चूड़ होता है, जब गर्म जल से क्या करते हैं, यानी जल से साथ गर्म कर देंगे तो आपकी वही जो पहले हमने बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना और आपकी क्लोरीन गैस, जो हमने बताया था आपको प्रयोगशाला विधि जहाँ से हम व्यंजक चूड़ बना रहे थे, तो व्यंजक चूड़ को जब गर्म कर दोगे जल के साथ तो वही पुरानी वाली क्रिया भी वापस आ जाएगी, यानी कैल्शियम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। अगर इसी को मिला दोगे तो आपके इसकी बनाने की विधि हो जाएगी, ठीक है। अब बात आता है उष्मा का प्रभाव। अब उष्मा का प्रभाव यानी इसको गर्म कर देंगे तो आपका बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस, यानी बस इस अगर उष्मा का प्रभाव दिखाना है तो आपका बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और साथ ही ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये हो गया उष्मा का प्रभाव। अब नंबर 3 है कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया। तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का फार्मूला आप लोग को पता होता है, और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आप लोग को पता है CO2। जब इसमें आप क्रिया करा देंगे तो आपका बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही आपका बन जाएगा Cl2 गैस यानी क्लोरीन गैस बन जाएगी, ठीक है। अब देखो इसके उपयोग के बारे में जान लेते हैं। उपयोग भी पूछा जाता है, देखो बहुविकल्पी में आपका कुछ भी बन सकता है तो उपयोग भी बन सकता है, तो उपयोग जान लेते हैं। अब देखो उपयोग होता क्या है, जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफार्म के निर्माण में, और ऊन के सिकुड़ने से बचाने में, और चीनी सफ़ेद करने में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या हुआ आपका, यानी जीवाणुनाशक के रूप में, क्लोरोफार्म के निर्माण के रूप में, उनको सिकुड़ने से बचाने के रूप में, और चीनी को सफ़ेद करने में। तो भैया अगर पूछ दिया जाए चीनी को सफ़ेद करने में लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है या किसका प्रयोग किया जाता है, तो बताओगे आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का। और ऊन से सिकुड़ने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्या बताओगे आप लोग, ब्लीचिंग पाउडर का। क्लोरोफार्म के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर का। तो यानी यहाँ से आपका ऑप्शनल बन सकता है। तो इसलिए अगर आप लोग किसी भी चीज़ को तैयार कर रहे हो तो वहाँ से क्या ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है उसको तैयार करते चलना, ठीक है। अब देखो भैया, हाँ, चीनी की सफ़ेद करने में बता सकते हो, क्लोरोफार्म बनाने में बता सकते हो, ऊन को सिकुड़ने बचाने में, तो भैया जिनका प्रयोग किया जाता है आप लोग बिल्कुल आसानी से, यानी इस सब को करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम जो होते हैं आपका हाइपोक्लोराइड, जिसका नाम होता है विरंजक चूड़, ठीक है। तो विरंजक चूड़ से जितना ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है जो आता है उसको हमने बता दिया, तो 1 से 2 बार आप उसको अपने नोट्स में उतार लीजिएगा और इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि इसको कितने समय हम कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि क्या हो सभी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएँ, ठीक है। और चैनल पर पहली बार है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का मजेदार वीडियो आप लोग को मिलता रहे। अब देखो दोस्तों इसके बाद आती है अब देखो विरंजक चूड़ आपका क्लियर हुआ। विरंजक चूड़ के बाद एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग खुद देख सकते हो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि, इससे जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे इसको बताना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको हम बता रहे हैं कि 2024 को किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलने वाला है, तो इसको आपको मिस नहीं करना है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का पहले रासायनिक नाम क्या होता है, अणुसूत्र क्या होता है, अणुभार क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे, फिर जाके उसके भौतिक गुण बनाने की विधि, फिर जाके उपयोग, फिर जाके आपका जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है भैया। अब देखो स्टार्ट कर लेते हैं आपका जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है सबसे पहले उसको समझिए। तो प्लास्टर आपका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये पूछ सकते हैं, ऑप्शन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम बताओ। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये हुआ आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। अब अगर पूछे एग्जाम बहुविकल्पी में कि भैया अणुसूत्र क्या होता है, तो अणुसूत्र CaSO4 × 1/2H2O, ये होता है आपका अणुसूत्र। यहाँ से ऑप्शन एक को देखने को आपको मिलने वाला है, क्या रासायनिक नाम पूछ सकता है, चाहे तो आपका अणुसूत्र। रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, अणुसूत्र पूछेगा CaSO4 × H2O, ये क्लियर है। अगर अणुभार पूछा तो अणुभार जो होता है आपका 136.134, ये होता है इसका अणुभार। तो रासायनिक नाम, अणुसूत्र और अणुभार क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब इसके निर्माण की विधि की बात आती है, तो निर्माण कैसे करेंगे उसको समझ लीजिए। तो निर्माण जो आपका करने की विधि है, तो जब कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट को 120 ताप पर गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण के द्वारा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, ठीक है। यानी जब कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को 120 ताप पर गर्म करेंगे तो आपका निर्जलीकरण के द्वारा किसका उपयोग होगा भैया,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का। जैसे अब हमें क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला आप लोग को पता होगा। देखो होता क्या है, CaSO4 इंटू एन बाई, सॉरी ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये आपका है कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट को ताप लिए 120 सेल्सियस। जब इस पर गर्म कर देंगे तो आपका जो मुख्य उत्पाद है यानी आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस वो प्राप्त हो जाएगा इंटू 3/2 H2O। इसको तो बैलेंस करने के लिए आप लोग को बैलेंस करना तो आता होगा, तो बैलेंस कर लेना इसको। यानी जब हम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को, इसको ये देखो ये कैल्शियम सल्फेट है और इंटू 1 H2O को बोलते हैं हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट को 120 सेंटीग्रेड ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो आपका बनता है क्या, कैल्शियम सल्फेट और इंटू 1/2 H2O, और क्या होता है भाई 3/2 H2O। तो इसका जो नाम होता है आपका मुख्य उत्पाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हो गई आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। अब देखो इसके बाद आता है भौतिक गुण। हमने जहाज बताया, जहां से आपका ऑप्शनल बनने वाला क्वेश्चन था। तो विरंजक चूड़ आपका पीले रंग का था, लेकिन जो आपका ये है क्या नाम है भैया, आपका ये है क्या नाम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किस रंग के होते हैं, सफेद रंग के। दो चीज याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रंग का, सॉरी प्लास्टर ऑफ पेरिस किस रंग का होता है, सफेद रंग का, और व्यंजक चूड़ किस रंग का होता है, पीले रंग का। और ये जल में अविलेय यानी जल में कभी घुलता नहीं है। एक नोट याद रखना है, अब पूछ सकता है कि क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में घुलता है, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मतलब आंसर आप दे देना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अविलेय कभी घुलता नहीं है। आप देखो भैया ये हो गया आपके भौतिक गुण यानी सफेद रंग का चूड़ और जल में अविलेय। इसके बाद आता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हमने बताया था ऊष्मा का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव जब इसको गर्म कर देंगे, तो जब कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट को गर्म कर देंगे 120 सेंटीग्रेड ताप पर, तो आपका बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट और प्लस यानी H2 दोनों अलग अलग, यानी कैल्शियम सल्फेट अलग और जो जल के अणु हो जाएंगे वो अलग। उसके बाद जब हम इसको गर्म कर देंगे, आपका क्या नाम था इसका, कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट, जिसको बोलते हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब इसको गर्म कर देंगे तो आपका निकल जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, आपका बन जाएगा ये हाइड्रोजन। ठीक है, और इसी के बाद जब हम इसको लेके आएंगे कैल्शियम सल्फेट को और उसको दिखाएंगे 400 डिग्री के सेंटीग्रेड ताप पर, तो जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर दिखाएंगे तो आपका बन जाएगा ये CaO कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, यही तीन आपका मुख्य उत्पाद बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे ऊष्मा का प्रभाव यही तीनों याद रखना। अब देखो बात आती है जल के साथ अपक्रिया, जहां से वो जिप्सम बनाता है, जो हमें पूछा गया था। देखो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ आपका जो मुख्य उत्पाद जहां से आपके नंबर मिलने वाले कि जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। तो जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अपक्रिया करा देंगे तो आपका बन जाएगा जिप्सम। जैसे हमने ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का अपक्रिया जल से कराया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट और क्या था, हाइड्रेट। अब इसी को लेके आएंगे फिर जल के साथ अब क्या करा देंगे तो आपका बन जाएगा जिप्सम। ठीक है, यानी जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, CaSO4 इंटू H2O, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट, ये आपका हो जाएगा जिप्सम। ठीक है, ये जिप्सम का फार्मूला। यानी पूछ सकता है कि भैया जल के साथ क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है, जिप्सम। उसमें पूछा था ना कि जिप्सम कैसे बनाते हैं, तो जिप्सम कैसे बनाते हैं, तो भैया प्लास्टर ऑफ पेरिस की जब जल से क्रिया कराएंगे तो आपका जो उत्पाद बनता है उसी का नाम देते हैं जिप्सम। ठीक है, दो दिखा दिया रासायनिक गुण, बहुत है। इसके बाद आप एक और चीज जहां से आपका, और हाँ एक चीज़ में हम भूल गए, इसका उपयोग के बारे में। तो उपयोग इसका बता देना कि टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, या मूर्ति बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है, टूटी हुई हड्डियों के बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, टूटी हुई हड्डियों के बारे जोड़ने में, और आपका एक हो सकता है मूर्ति बनाने में। अगर पूछ दिया जाए कि भैया मूर्ति बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बता सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। यानी आपका हो जाएगा एक मूर्ति बनाने के चक्कर में, यानी मूर्ति बनाने में, और एक आपका हो जाएगा टूटी हड्डियों को जोड़ने में। यानी दो ये आपको याद रखना है, टूटी हड्डी को जोड़ने में और आपका ये मूर्ति बनाने में। ये ऑप्शनल क्वेश्चन बन सकता है कि टूटी हड्डी को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो टूटी हड्डी को जोड़ने में जो आपका किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। या मूर्ति बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो मूर्ति बनाने में भी किसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है भैया, अब देखो बात आती है एक और ही, जो देखो दो तो आपने क्लियर कर लिया, और एक और क्लियर कर लीजिए, आपका खाने का सोडा। यहाँ से तीन में से आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि देखने को मिलेगा, वो भी 6 नंबर का। आप सबसे पहले समझेंगे कि खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है। तो खाने का सोडा का दो रासायनिक नाम होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दो में से कोई एक आपको पूछ सकता है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम होता है, तो आपका उत्तर रहेगा खाने के सोडा का। ठीक है, या और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका नाम होता है, तो खाने का सोडा का। तो रासायनिक नाम, अणुसूत्र और अणुभार, ये तीन चीज क्लियर करते चलना है। किसी भी गैस को अगर आप लोग पढ़े हो तो ये तीन चीज आपको करते चलना है, अणुसूत्र, अणुभार, आपका रासायनिक नाम। तो आप लोग रासायनिक नाम पढ़ लिए। अब अणुसूत्र के बारे में जान लेते हैं। तो अणुसूत्र होता है आपका NaHCO3, अणुभार होता है ये वाला आपका 84, और फार्मूला NaHCO3। अब निर्माण की विधि, निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में समझो। जब सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन में या असंतृप्त विलयन में CO2 गैस को प्रभावित करते हैं, तो जो आपका उत्पाद बनता है वो क्या बनता है,
सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी जब ये आपका हो गया सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस आप जल ले लेंगे, जब इस सभी को गर्म कर देंगे तो गर्म करने पर आपका जो मुख्य उत्पाद बनता है वो हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं खाने का सोडा। ही आपका बन जाएगा मुख्य उत्पाद जो हमें बनाना था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें देखो, अभी जैसे हमने उनको बारे में बताया था कि भौतिक गुण, अब इसके बारे में भौतिक गुण, ये भी कैसा होता है, सफेद क्रिस्टली ठोस होता है जो जल में विलय होता है। एक चीज याद रखना, जो ये होता है क्या नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये जल में विलय होता है, लेकिन जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो जल में विलय नहीं होता है। मुख्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है कि कौन सा जल में विलय होता है, कौन सा जल में विलय नहीं होता है, तो इसको यहाँ पर जल बना लेना। तो ये आपका जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में विलय नहीं होता है, और जो ये आपका बताएं हम सोडियम बाइकार्बोनेट ये जल में आपका विलय होता है। ठीक है, अब देखो बात आती है रासायनिक गुण के। तो रासायनिक गुण होता क्या है, अब ऊष्मा का प्रभाव, सब में ऊष्मा का प्रभाव कॉमन है और जल से क्रिया भी कॉमन है। तो दो चीज, जब इसको गर्म कर देंगे तो जो ऊपर वाला जिसको आपने तोड़ के बनाया था, जब ऊष्मा का प्रभाव इस पर डाल देंगे 100 सेंटीग्रेड ताप पर गर्म कर देंगे तो आपका जो बन जाएगा ये भैया मुख्य उत्पाद सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नंबर 2 की बात आती है जल अपघटन। तो जब जल के साथ अक्रिया कराएंगे तो आपका वही बन जाएगा NOH और आपका H2CO3, यानी जब इसकी अक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट की जल से तो आपका क्या बनता है NaOH और H2CO3, जिसका नाम होता है कार्बोनिल अम्ल, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिल अम्ल। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिल अम्ल को बनाएंगे फिर से आपका ये बन जाएगा। ठीक है, यानी जब आपका सोडियम क्या नाम था इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिल अम्ल को बनाएंगे तो फिर से आपकी यह क्रिया बन जाएगी। क्योंकि देख सकते हो क्रिया में दो तीर दिखाया, यानी इसको मिलाओगे तो ये बनेगा और इसको मिलाओगे तो ये बनेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इसका जल अपघटन। फिर बात आती है अम्लों के साथ अपक्रिया। तो जब अम्लों के साथ अपक्रिया करेंगे तो आपका बन जाएगा H2SO4 अम्ल हो गया। जब इसके अपक्रिया हम अम्ल के साथ कराएंगे तो आपका बन जाएगा सोडियम सल्फेट हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको याद रखना, तीन आपको याद रखना है, जल अपघटन, अम्लों के साथ अपक्रिया और ऊष्मा का प्रभाव। तो ये हो जाएगा क्या बन जाएगा, सोडियम सल्फेट और जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आपका जो है ये क्या नाम है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको तो बिल्कुल आपको याद करते चलना। यहाँ से आपका हम इंपॉर्टेंट नोट इसलिए बता रहे हैं कि आपका जो बनने वाला है वो ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, आप देख लीजिए इसको क्या बता रहा है इसमें। अब इसके इंपॉर्टेंट नोट के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से आपका क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। तो जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, वो आपको कच्चा दूध को फटने क्या है, कच्चा दूध के फटने के समय बढ़ाने हेतु, यानी अगर आप कच्चे दूध को अधिक समय तक रखना चाहते हैं तो उसमें आप सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला दीजिए। साथ ही मिलाने के बाद आपका दूध जो होता है अधिक समय तक सुरक्षित रहेगा, वो फटेगा नहीं। और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, ये इंपॉर्टेंट, चर्म रोगों के निदान में तो पूछ सकता है एग्जाम्पल की, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, बहुविकल्पी क्वेश्चन की, चर्म रोगों के निदान में किसका प्रयोग किया जाता है। तो चर्म रोगों के निदान में आपका सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट को हमने लिया, तो फटाक दे इसको आपको अपने नोट्स में उतार लेना है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्या कर देना, अपने शेयर कर देना। ठीक है, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। अभी हमने बताया था अमाशय की अम्लता को, अमाशय मतलब होता है पेट, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर पेट में एसिडिटी हो गई है तो उसको दूर करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो जो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका प्रयोग आपको किया जाता है पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। तो ये चारों नोट्स फटाफट अपने नोट्स में उतार लीजिए। ठीक है भैया, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को हमने लिया है जो आपको परीक्षा में बहुत ही कह सकते हो कि एक या दो आपको नंबर दिला के जाने वाले हैं, तो इसको आप लोग को फटाफट कर लेना है। जैसे अपच का उपचार करने के लिए एटसेसिड या प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर आप लोग को अपच रोग हो गया है, यानी जिस भैया को हुआ है, उसको दूर करने के लिए हमें किसका प्रयोग किया जाता है, प्रति अम्ल, जिसको बोलते हैं एटेसिड। ठीक है, एटेसिड का प्रयोग किया जाता है। देखो बहुविकल्पी प्रश्न क्या बनाएगा कि एटेसिड का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो अपच का उपचार करने के लिए। तो जिनको अपच हुआ है तो उसी को उपचार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रति अम्ल का, या प्रति अम्ल को क्या बोलते हैं, एटेसिड। ठीक है, तो एटेसिड या आप लोग बोल सकते हो प्रति अम्ल, इसका प्रयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका होने वाला है, बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है तथा दूसरा अवयव टार्टरिक अम्ल है। इसको याद रखना है कि बेकिंग पाउडर के दो अवयव होते हैं। ठीक है, यानी जो आपका बेकिंग पाउडर होता है उसके दो अवयव होते हैं, यानी जो खाने का सोडा है आपका उसके दो अवयव, एक होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक दूसरा अवयव होता है टार्टरिक अम्ल। इसको याद रखना है। अगर पूछ दिया जाएगा कि बेकिंग सोडा के दोनों अवयव का नाम बताओ, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा अवयव जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, टार्टरिक
अम्ल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको फटाफट अपने नोट्स में उतार लेना है, ठीक है। क्या करना है, अपच का उपचार करने के लिए एटासिड या प्रति अम्ल का प्रयोग किया जाता है, और बेकिंग पाउडर का एक आयो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा क्या होता है टार्टरिक अम्ल। अब देखो इसके बाद आता है केवल रासायनिक समीकरण, जहाँ से आपके फिक्स क्वेश्चन नंबर बनने वाले हैं। 1-2 लाइन लिखोगे आपका पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। केवल रासायनिक समीकरण देना, क्या होता है जब बेकिंग पाउडर से धावन सोडा की अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो आपको यहाँ पर और भी देख सकते हो, यहाँ पर जैसा कि आप लोग बना सकते हो, या अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया अमोनिया से, विरंजक चूर्ण से क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड से क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, या इनसे ये होता है। तो जो भी आपका देखो, जैसे अब ये देखो बेकिंग पाउडर से धावन सोडा, तो बेकिंग पाउडर से क्या होता है धावन सोडा कैसे बनाएंगे, तो ये आपका कैसे प्राप्त करोगे, या ये देखा चाहे केवल रासायनिक समीकरण, दोनों में से कोई भी दे सकता है, तो इसलिए आप लोग दोनों को क्लियर कर लेना। जैसे आप बेकिंग पाउडर से धावन सोडा कैसे बनाएंगे, तो बहुत ईजी है। आप लोग बेकिंग पाउडर को गर्म कर देना, सोडियम कार्बोनेट जल और कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। यानी आप लोग कर दोगे सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दोगे, तो सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोजन जल और आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाएगा। इसी के साथ ले जाके जल से अभिक्रिया करा दोगे तो आपका जो बन जाएगा वो आपका धावन सोडा। और धावन सोडा का सूत्र क्या होता है उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट याद कर लेना। सूत्र हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सूत्र आपका बहुविकल्पी प्रश्न में बनता है, तो इसलिए आपको सूत्र को याद करना है मेरे भाई। तो फटाफट सूत्र को लिख लेना कहीं एक जगह और उसको याद करते चलना। तो धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, Na2CO3 × 10H2O, ये होता है आपका धावन सोडे का सूत्र। अब देखो बात आती है नंबर 2, अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया कैसे प्राप्त करोगे। तो अमोनियम क्लोराइड का आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि NH4Cl किसका फार्मूला होता है, अमोनियम क्लोराइड की। जब इसकी अभिक्रिया कराओगे NaOH से तो आपका बन जाएगा अमोनिया NH3 और NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और साथ ही आपका बन जाएगा क्लोरीन गैस। ये भी पूछ सकता है कि अमोनियम क्लोराइड से आप लोग क्लोरीन गैस कैसे प्राप्त करोगे। तो अमोनियम क्लोराइड का अभिक्रिया हम किसे करा देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपकी बन जाएगी अमोनिया गैस, और बन जाएगा NaCl, जानते हो नाम सोडियम क्लोराइड, और साथ ही Cl2 यानी क्लोरीन गैस, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट नंबर आता है विरंजक चूर्ण से क्लोरीन। आप लोग विरंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे बनाओगे, यानी कैसे प्राप्त करोगे। तो अभी हमने बताया था इसके पहले कि विरंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे प्राप्त करोगे। जब हमने क्या किया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को और क्लोरीन गैस को जब मिलाया था तो आपको क्या बन रहा था, विरंजक चूर्ण। उसकी प्रयोगशाला, विरंजक चूर्ण बनाने की प्रयोगशाला भी दी जहां हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस को मिलाया था, तब जाके आपका बना था विरंजक चूर्ण। बस उसी को आप लोग यहाँ ही दिखा दो कि जब कैल्शियम हाइपोक्लोराइड को हम जल के साथ अभिक्रिया के साथ जल से अभिक्रिया कराएंगे, साथ ही गर्म कर देंगे, तो आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस। तो ये हो जाएगा विरंजक चूर्ण से क्लोरीन गैस। यहाँ से आपके मिल जाएंगे 1 नंबर, ठीक है। और एक देखो लास्ट आता है आपका सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट कैसे प्राप्त करोगे, यानी कैसे प्राप्त करोगे सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखा है हमें, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला सबको ही पता होगा, NaCl होता है, और ये होता है आपका क्या, हमें देखो सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया करा दो कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला आप लोग को पता होगा CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है CaCO3। उसी की अभिक्रिया जब हम करा देंगे सोडियम क्लोराइड से तो आपका बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3, और बन जाएगा आपका कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। यही हो जाएगा आपका मुख्य उत्पाद, यानी सोडियम क्लोराइड से सोडियम कार्बोनेट बनाने की विधि क्या हो जाएगी, हम कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करा देंगे, और अभिक्रिया कराने के बाद आपका जो होता है बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट। यही होता है आपका आंसर, ठीक है। अब देखो भैया ये आपका हमने क्लियर कर दिया 1, 2 और 3 और 4। तो 4 हमने क्लियर कर दिया, एक पांचवा बचा है जो आप लोग बताओगे फटाफट इसका करके हमें कमेंट बॉक्स में बता देना कि इसका आंसर कैसे आएगा। यानी सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, इसको फटाफट आपको करके बताना है कि क्या होता है। जब से हमने क्वेश्चन लिया है कि सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। अगर आप लोग ने पढ़ा इस वीडियो में अच्छे से तो आप लोग बिल्कुल इसको बता पाओगे, अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहने वाला है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे इसको कर लेना, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी बच्चे यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, ठीक है दोस्तों।